फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीवों का वर्गीकरण। जैसा कि हम जानते हैं, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, इसकी डेफिनेशन आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म on the basis of their similar and dissimilar character। जीवों का ग्रुप बनाना, इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, अरस्तु। इन्होंने सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। तो इन्होंने प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया: हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। ठीक उसी प्रकार से एनिमल को इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो वे जिनमें रेड ब्लडेड एनिमल जिनमें लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, और दूसरे को कहा नॉन ब्लडेड एनिमल। रेड ब्लड एनिमल को इन्होंने कहा एनाइमा, और नॉन ब्लडेड एनिमल को इन्होंने कहा एनाइमा। तो फर्स्ट सिंसियर क्लासिफिकेशन हैव बीन डन बाय एरिस्टोटल। सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किसने किया? एरिस्टोटल ने किया। इसके बाद में एक साइंटिस्ट हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। ज़रूरत क्या है? क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसा कि सबको पता है कि सभी जीवों की एक साथ स्टडी करना, सभी ऑर्गेनिज्म की एक साथ स्टडी करना ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ग्रुपिंग करना आवश्यक। जिनके समान लक्षण हो, इनको एक ग्रुप में रख दिया जाए, ताकि किसी एक के लक्षण यदि हम स्टडी कर लें तो हमें ग्रुप में सभी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर के लक्षण पता हो जाएं। जैसे कि एक विद्यालय में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, सभी शिक्षा ग्रहण करने ही आते हैं। तो सबको एक साथ टीचिंग करना, एक साथ शिक्षा प्रोवाइड करना इजी नहीं होता। उनको ग्रुप में डिवाइड कर देता है। 1 से लेकर के 12 तक क्लास में डिवाइड कर देते हैं। 1 क्लास का स्टेटस कुछ और है, 2nd क्लास का स्टेटस, उनके कैरेक्टर कुछ और होते हैं, उनको कुछ और पढ़ना है। हर क्लास के सब जो है उनको स्टडी मटेरियल अलग अलग उनका होता है। ठीक उसी प्रकार से ऑर्गेनिज्म को भी क्लासीफाई किया जाता है, ताकि जो सिमिलर कैरेक्टर हो उनको एक ग्रुप में रखा जाए, डिसिमिलर कैरेक्टर जिनके हो उनको अलग रखा जाए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के 3 सिस्टम्स, बेसिकली 3 सिस्टम्स हैं, 3 सिस्टम्स, जिसमें से पहला आता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस सिस्टम में किसी भी ऑर्गेनिज्म के 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज किए जाते हैं। 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। In this system of classification,
one or two morphological character are used to classify the organism। इस प्रकार का क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल का है। एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन, अरस्तु का क्लासिफिकेशन जैसे हमने देखा था, एक ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ऑर्गेनिज्म में रेड ब्लड है या नहीं है, रेड ब्लडेड एनिमल और नॉन रेड ब्लडेड एनिमल, यानी कि एनाइमा एनाइमा। तो सिर्फ इन्होंने एक ही कैरेक्टर यूज किया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, और वो ब्लड रेड ब्लड है या नहीं है। तो इस प्रकार का क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या एरिस्टोटल आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। इसके बाद में दूसरा आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें प्लांट्स या एंड एनिमल्स के वन और मोर देन टू नेचुरल कैरेक्टर्स को यूज़ किया जाता है। इसमें नेचुरल कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं। इससे पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ करते थे, नेचुरल कैरेक्टर्स को यूज़ करते थे। दोज नेचुरल कैरेक्टर व्हिच प्रोवाइड द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, उनमें रिलेशनशिप भी होनी चाहिए। और इस प्रकार का क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर का माना जाता है। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन बहुत फेमस है। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इसमें ऑर्गेनिज्म को के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है। यानी कि किस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट पहले हुआ और किस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट बाद में हुआ, इसी को कहते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यानी कि जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से धीरे धीरे एवोल्यूशन के द्वारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ। तो सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म को रखा जाना चाहिए और सबसे बाद में एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को रखा जाना चाहिए। इस प्रकार का क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल एंगलर एंड प्रेंटल क्लासिफिकेशन है, और हचिंसन क्लासिफिकेशन, इनका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहलाता है। इसके बाद में हम आते हैं किंगडम क्लासिफिकेशन पर। किंगडम क्लासिफिकेशन सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट जिसका नाम आप पढ़ते चले आ रहे हैं, कैरोलस लीनियस, इन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। ने टू किंगडम यानी होल लिविंग वर्ल्ड को दो जगत में बांट दिया। टू किंगडम, पहला एनिमेलिया और दूसरा प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब इस टू किंगडम को यदि देखें
तो एनिमल में ही सभी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सभी एनिमल्स आ गए। इसमें कहीं भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंशिएशन नहीं किया गया, जो डीमेरिट्स है इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। इसमें कहीं भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग अलग नहीं रखा गया। इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया गया, और ये फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म दोनों एक साथ रखे गए। जैसे प्लांटी में ही फंजाई को रख दिया गया जो नॉन फोटोसिंथेटिक है, और प्लांट्स को भी रखा गया जो फोटोसिंथेटिक है, तो ये उचित नहीं। इसके बाद में आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। इन्होंने जो पहले था प्लांटी, एनिमेलिया, और एनिमेलिया के साथ में एक और जोड़ दिया प्रोटिस्टा, यानी कि टर्म प्रोटिस्टा किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने। प्रोटिस्टा को जोड़ने का काम क्या किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने। और प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रख दिया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इसमें रख दिया गया। अभी भी यहाँ पर देखें, जितनी भी बैक्टीरिया थे यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, वो सब के सब प्लांटी में रखे हुए थे। मल्टीसेलुलर एनिमल एनिमेलिया में थे। प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रख दिया गया। अभी भी यहाँ पर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंशिएशन नहीं दिखाई देता। इसलिए इसके बाद में आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कोपलैंड ने, एक साइंटिस्ट थे कोपलैंड ने। और प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, इसके साथ साथ में इन्होंने जोड़ दिया मोनेरा। क्या जोड़ दिया? मोनेरा। और मोनेरा अब कितने हो गए? 4। मोनेरा, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। हमें पता ही है प्लांटी के अंदर सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स सभी रखे गए, प्रोटिस्टा के अंदर हम पहले ही बात कर चुके हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया। प्रोकैरियोटिक आप जानते ही हैं, पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रो का मतलब प्राइमरी या प्रिमिटिव, इट मीन्स प्रिमिटिव डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस या अनडेवलपमेंट ऑफ इंसिपिएंट डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस। और यू का मतलब ट्रू, यानी कि वेल डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब इन जीवों में न्यूक्लियस लेस डेवलप होता है, डेवलपमेंट कम, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा और हमेशा याद रखिएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट थे R.H. हिटेकर ने दिया। इन्होंने बाकी सब वही बस एक फंजाई ऐड कर दिया, यानी कि इन्होंने क्या बताया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा में इन्होंने यूनिसेलुलर
प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा। प्रोटिस्टा में कौन रखे जाते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यानी कि इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं था, या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता कह लीजिए, क्योंकि केवल नेकेड डीएनए साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। और इसका मेन एग्जाम्पल मोनेरा का जो एग्जाम्पल होता है, इनमें रखे जाते हैं बैक्टीरिया। कौन रखे जाते हैं? बैक्टीरिया, और साथ साथ में ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल। अब आते हैं प्रोटिस्टा पर, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें सभी प्रोटोजोआ के जीव, जैसे कि युग्लिना, डाइनोफ्लैजेलेट्स, चलिए इसको हम बाद में बताएंगे आपको, तो डिटेल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रोटोजोआ के सभी जीव, आप युग्लिना पढ़ चुके हैं, अमीबा पढ़ चुके हैं, अमीबा इसी में आता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में फंजाई में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एंड, चूँकि ये भी मल्टीसेलुलर हैं, ये भी मल्टीसेलुलर हैं, ये भी यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक, तो यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, और ये भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं या फिर पैरासाइट होंगे और या फिर सैप्रोफाइट होते हैं, ठीक है। जैसे कि आल फंजाई, जितने फंजाई हैं सब इसी में रखे जाते हैं। एक्चुअली ये मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन इसमें है, एक्सेप्शन ईस्ट यूनिसेलुलर होता है। कैसा है? यूनिसेलुलर होता है, लेकिन ये फंजाई में रखा जाता है, फंजाई की तरह बिहेव करता है। इसके बाद में प्लांटी आते हैं। प्लांटी भी मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक और साथ साथ में ऑटोट्रॉफिक, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरी तरफ एनिमेलिया, ये भी मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसी में कभी कभी पूछ लिया जाता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किस बेस पर आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था? तो इनका बेसिस वो 2-3 माना जाता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, अभी हम समझा रहे हैं। और तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म एक कोशिका का बना है या बहुकोशिका, यानी यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर है, ये बेसिस बनाया गया। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है, पैरासाइट है या सैप्रोफाइट है। तो इन 3 बेसिस पर आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब हम बात कर लेते हैं, क्या इनकी कोई डीमेरिट थी? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कोई ड्रॉबैक भी था? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यदि हम बात करें
तो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का ध्यान नहीं रखा गया। पहला ड्रॉबैक है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का कोई ध्यान नहीं रखा गया। और इसमें फोटोसिंथेटिक एल्गी जो होती हैं, एल्गी सभी हमको पता है। दूसरा पॉइंट ये है कि एल्गी सब जितनी हैं वो फोटोसिंथेटिक होती हैं, और एल्गी को कुल 3 ग्रुप अलग अलग ग्रुप में रखा गया। ठीक है, जैसे यूग्लिना को भी फाइकोलॉजिस्ट एल्गी मानते हैं, लेकिन वो रखा जाता है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक एल्गी। ये 3 किंगडम में रखे गए। कितने? 3 किंगडम में। एक तो आप प्रोटिस्टा आपने पढ़ा, प्रोटिस्टा में भी फोटोसिंथेटिक एल्गी रखे जाते हैं, जैसे कि यूग्लिना। प्रोटिस्टा में भी जैसे कि यूग्लिना, और एक मोनेरा में भी आता है, मोनेरा में जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, और फिर एनीमेलिया में जितनी भी मल्टी सेलुलर एल्गी हैं सब इनमें रखे जाती हैं। यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी जितनी प्रोटिस्टा में रख दिया गया, मोनेरा में ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको कुछ बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो हैं वो बैक्टीरिया मानते हैं और इनको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, और फाइकोलॉजिस्ट इनको एल्गी मानते हैं तो उन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। एनिमेलिया में भी रखा गया। इस प्रकार से फोटोसिंथेटिक एल्गी जो प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं, लेकिन उनको 3 अलग अलग किंगडम में रखा गया। यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो बेसिस था वो ब्रेक माना जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ईस्ट इज यूनिसेलुलर। ईस्ट कैसा है? यूनिसेलुलर है, लेकिन इसको मल्टी सेलुलर फंजाई के साथ में रखा गया। कहाँ रखा गया? फंजाई के साथ में रखा गया। और ये फंजाई कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। ये भी एक अपवाद यानी एक्सेप्शन के रूप में है, और ये कमियां हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस के लिए कोई स्थान नहीं, नो प्लेस, कोई प्लेस नहीं। ये भी एक प्रकार का ड्रॉबैक ही है। इसके बाद में आता है डोमेन सिस्टम। डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको दिया था कार्ल वूज ने, WOESE, कार्ल वूज, और इनके सहयोगियों ने दिया था, इसलिए इसको लिख देते हैं एटाल इन 1990 में। इनका जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था वो है 16S राइबोसोमल RNA। 16S राइबोसोमल RNA के आधार पर दिया। तो इन्होंने ये देखा कि जो बैक्टीरिया हैं, जितने भी बोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं, उनमें राइबोसोमल RNA ये 2 प्रकार से इनको मिला। तो इसीलिए इन्होंने मोनेरा को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, और पहला आर्किया और दूसरा डोमेन बताया। पहला डोमेन आर्किया, दूसरा डोमेन बैक्टीरिया, और तीसरा डोमेन यूकैरिया में जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सबको रख दिया इन्होंने। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब जितने भी
फाइलम प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई, सबको चारों किंगडम को उठा करके यूकैरिया में रख दिया। मोनेरा को सिर्फ दो भागों में डिवाइड किया, आर्किया और बैक्टीरिया में। आर्किया में वे बैक्टीरिया रखे गए जैसे आर्की बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, यानी कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं, जैसे मिथेनोजेन बैक्टीरिया रखे गए। मीथेन प्रोड्यूसिंग यानी मीथेन गैस, बायोगैस इन्हीं से बनाई जाती है। और एक बैक्टीरिया है हेलोफिल्स बैक्टीरिया, यानी सेलाइन कंडीशन में पाए जाने वाले, साल्टी कंडीशन में। ये बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? साल्टी कंडीशन, जहाँ ज़्यादा खारे स्थान पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं। और दूसरे हैं थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो यानी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, एसिडोफिल्स यानी एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, यानी अधिक तापमान और अधिक अम्लीय माध्यम में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। तो आर्किया में किनको रखा गया? मिथेनोजेंस को रखा गया। हेलोफिल्स अधिक साल्टी कंडीशन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और अधिक तापमान में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और अधिक अम्लीय माध्यम में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को आर्किया में रखा गया। बैक्टीरिया ये यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया का मतलब ट्रू बैक्टीरिया, जो बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, इसी में साइनोबैक्टीरिया को रखा गया, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल को। बाकी सभी बैक्टीरिया को, लैक्टोबैसिलस को भी इसी में रखा गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो इतना आप लोग समझिए, और आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।